गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे आईआईटी जेईई सीरीज के लेक्चर नंबर 7 पर। आज हमारी बातचीत होगी आईआईटी जेईई सीरीज के लेक्चर नंबर 7 पर। आप लोग देखिए, सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर साइड हो जाते हैं। सभी लोग जो है इस पेज का जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सब लोग इस पेज का जरा स्क्रीनशॉट कीजिएगा आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो भी विद्यार्थी इधर उधर घूम रहे हैं, फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और क्लास ज्वाइन करते हैं तो ईयरफोन, कॉपी, पेन, मोबाइल में डाटा ऑन करके बैठिए और यूट्यूब खोल लीजिए। दूसरी बात है कि आज हम इस सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं बारी बारी से। कैसे बनेगा, क्या है, ये तमाम चीजों पर आज हम लोग बात करेंगे। और आप लोगों का जो एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या है? तो आप लोगों का एक कंफ्यूजन है कि सर हम क्या करें, हम बोर्ड का प्रिपरेशन करें कि हम जेईई का प्रिपरेशन करें या एंट्रांस एग्जाम का प्रिपरेशन करें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एंट्रांस एग्जाम और बोर्ड दोनों का प्रिपरेशन करें। तो विद्यार्थी कहा कि सर क्या इसके लिए अलग से बहुत ज्यादा पढ़ना होगा? तो जी नहीं, जितना आपको पढ़ाया जा रहा है, तो जैसा कि याद होगा 7 से 8 में हम सुबह में पढ़ाते हैं। 7 से 8 में हम सुबह में पढ़ाते हैं जो बोर्ड के लिए जरूरी होता है। और इसके बाद आपको रात के 8 बजे एक वीडियो आता है जो आईआईटी जेईई के लिए स्पेशल होता है। आईआईटी जेईई हो गया, एनडीए हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, बिहार इंजीनियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर वाला एंट्रांस हो गया, या साइंटिस्ट का आईआईएसईआर का हो गया, या बीएचयू एंट्रांस हो गया। इन तमाम चीजों के लिए चलता है आईआईटी जेईई सीरीज। क्लियर है? तो आईआईटी जेईई सीरीज में आज हमारी आपकी मुलाकात जो होने जा रहा है, ये तमाम क्वेश्चनों पर हम आज बात करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा 4 नंबर ही पहले बना लेते हैं तो ये मिट जाएगा, फिर हमको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सहूलियत हो जाएगा। तो आइए, आप लोगों को थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा कि सर पहले 4 नंबर बना रहे हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक डिटरमिनेंट दिए हुआ है और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू बताना है। इस डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना होगा? तो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन को नोट करें। डेल्टा इज इक्वल टू लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगाइए 1 है। log y बेस x को हम लिख पाएंगे log y बाई log x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लॉगरिथम का। आगे बढ़िए, उसी तरह से हम log z बेस x को क्या लिख पाएंगे? तो log z बाई log x। क्लियर है? नीचे चले आइए आप। log x बेस y को क्या लिख पाएंगे? तो log x बाई log y। ठीक है, ये 1 ठीक है। और वहां पर log z बटा log y यहां लिख पाएंगे। नीचे आ जाइए, फिर इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग? log x बाई log z। फिर इसको लिख पाएंगे log y बाई log z। और फिर ये लॉगरिथम का प्रॉपर्टी हमने लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर बहुत बच्चे करेंगे सर क्वेश्चन ना नोट किए। तो बउआ आप लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए। अब आपको यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखिए आप लोग। r1 ट्रांसफर टू r1 इंटू log x, r2 ट्रांसफर टू r2 इंटू log y, और फिर r3 ट्रांसफर टू r3 इंटू log z। देख लीजिए आप। अब जब ये बनाएंगे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। याद होगा पूरा डिटरमिनेंट आप लोग पढ़ के आए हैं। आप लोगों को बताया गया था कि डिटरमिनेंट में जिस रो या जिस कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं उसमें केवल मल्टीप्लिकेशन हो, तो जितना मल्टीप्लिकेशन करेंगे उतना हमको डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर
तो क्या हो जाएगा 1/log x इंटू log y इंटू log z। क्लियर है? आइए फर्स्ट वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना से? फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं log x से, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, तो log x हो गया, log x कट गया तो log y हो गया और यहाँ का log z हो जाएगा। चलिए जरा सेकंड रो को देखते हैं, log y से करेंगे तो यहाँ का log x हो गया, यहाँ का log y हो गया और फिर यहाँ का log z हो गया। थर्ड वाले को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं log z से, तो ये log x हो गया, फिर ये log y हो गया, फिर ये log z। देखिए इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस डिटरमिनेंट में ध्यान से देखिए तो इसका R1 इक्वल है R2 से, R2 इक्वल है R3 से। तो आप खूब भली भांति जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में दो रो या दो कॉलम इक्वल हो, आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है? तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है बताइए? तो पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इसका आंसर आप लोग जरा ऑप्शन में देख लीजिए कितना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा बी नंबर। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है बी। ठीक है, ये हमने 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। बहुत इजी था। देखिए वहां देख रहे हैं ना log x बेस y, बहुत बच्चा को तो पढ़ने भी नहीं आता है। log x बेस y उसको हम लॉगरिथम का प्रॉपर्टी लगा कर कैसे लिख पाएंगे? लिखते जाइए सबको फटाफट उसी तरह से। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये समझने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए उतना का आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, करिए जल्दी से स्क्रीनशॉट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देख ले। मजबूरी में किए थे कि यहाँ पेज थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा मिल जाएगा। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं पहले क्वेश्चन का। जरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन लिख रहा है m and n be 2 3x3 मैट्रिसेस। मतलब क्लियर है कि m और n दोनों जो है वो 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, सच दैट इस प्रकार की mn इज इक्वल टू nm है। मतलब mn का जो वैल्यू है वो nm के वैल्यू के बराबर है। फर्दर आगे इफ m का वैल्यू नॉट इक्वल टू n स्क्वायर है एंड m स्क्वायर का वैल्यू n4 के बराबर है, देन ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सही कौन गलत है। तो यहाँ पर बहुत कुछ दिया हुआ है नहीं। यहाँ लिखा है mn का वैल्यू nm के बराबर है और m का वैल्यू n स्क्वायर के इक्वल नहीं है, m स्क्वायर का वैल्यू n4 के इक्वल है। तो बताइए इसमें से क्या सही क्या गलत है। तो वो वक्त बताएगा, अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। चलिए थोड़ा सा मामला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों के पास जो पूंजी है अब उसी पूंजी से काम चलाना है हम लोगों को। देखते हैं तो हम लोगों के पास क्या है। पहला है mn इक्वल टू nm। इसका मतलब देखिए बहुत बड़ा आपका ये समझिए कि ये विध्वंस है, बहुत बड़ा ये अस्त्र है आपका कि ये जो है mn कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। क्लियर है?
अब देखिए एक और दिए हुआ है ऑल्सो m स्क्वायर इक्वल टू n4, ठीक है। अब यहाँ पर m स्क्वायर माइनस n4 इक्वल टू 0। एक बात और बताइए, इसको हम क्या लिख पाएंगे, m प्लस n स्क्वायर इंटू m माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, m प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्या मिल गया, m माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 0। ये थर्ड नंबर हो गया, ये फोर्थ नंबर। अब हम करेंगे क्या कि अब हम अपने ऑप्शन को बारी बारी से चेक करेंगे, तुरंत पकड़ में आ जाएगा। तो बहुत विद्यार्थी जानते हैं समझदार कम रहता है, अब बहुत बड़ी चालाक स्टूडेंट होता है और एंट्रेंस लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दिमाग भी उसी तरह से दौड़ाना पड़ता है। जरा क्वेश्चन 1 के चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आप सब में एक ऑप्शन दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का डिटर्मिनेंट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो चलिए, तो आप लोगों को यहाँ पर नाउ अब है डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस m इंटू n स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। इस दोनों में हम देख रहे हैं m कॉमन है, तब हो जाएगा m प्लस n स्क्वायर, कर सकते हैं। अब आप हमको बताइए, इसको हम लिख पाएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ m प्लस n स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m तो ठीक है और m प्लस n स्क्वायर का वैल्यू 0 है। अब ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ m इंटू 0, तो 0 आ गया। इसका मतलब है, तो देख लीजिए पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्या करना था, डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इज 0। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तो ये एकदम सही हो गया, ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन जरा बी को ध्यान से देखिए। अब कहता है कि इसमें हम u से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 मैट्रिक्स होगा, तो बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए आप लोग, m स्क्वायर प्लस mn स्क्वायर इंटू यू बराबर आपको दिखाना है कि क्या ये 0 मैट्रिक्स होगा, तो हाँ होगा। तो ये हो जाएगा m प्लस n स्क्वायर, m ठीक है 0, तो ये 0 आ गया, ये भी सही है। इसका मतलब है कि इसके दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए और बी। तो विद्यार्थी कहा कि सर सी कैसे गलत है या डी कैसे गलत है बताइए। तो सी में वो बोलता है डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, और वहां क्या निकला ए ऑप्शन में कि डिटर्मिनेंट 0 होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी गलत हो गया। और इसका डी ऑप्शन क्या कहता है, तो डी ऑप्शन कहता है कि 3x3 मैट्रिक्स U के लिए डी ऑप्शन में देन U इज 0 मैट्रिक्स। जी नहीं, ध्यान दीजिएगा, ये U हम कोई मैट्रिक्स लेंगे, जरा गौर करने वाली बात होगी। ये U हम कोई मैट्रिक्स लेंगे, हम यहाँ पर ये U कोई मैट्रिक्स लेंगे, या U हम कोई मैट्रिक्स लेंगे तो क्या आ जाएगा, सो हमको बताइए जरा। तो U हम कोई भी मैट्रिक्स लेंगे तो आंसर पर कोई फर्क पड़ना है नहीं, 0 ही रहेगा। तो देखिए जो 1 नंबर क्वेश्चन हम बना रहे थे, 1 नंबर क्वेश्चन था एडवांस लेवल का। देख लीजिए 2014 IIT JEE एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ये एडवांस लेवल नहीं है, ये मेन लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द डिटर्मिनेंट a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए एंट्रांस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में अंतर क्या है, दोनों में आप समझते हैं। एंट्रांस एग्जाम में
मतलब ऑप्शन तक पहुंचने में थोड़ा सा आपको रास्ता टेढ़ा बना देगा, और बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन तक पहुंचने में आपको रास्ता सीधा कर देगा। अब दूसरी चीज है कि आपको टोटल प्रिपरेशन रखना पड़ेगा। क्या बोला, हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो कैलकुलेशन कितना करेंगे, जितना जरूरी होगा उतना ही कैलकुलेशन हम करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट 0 दिए हुए हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, दिए हुआ है। अब कितना फास्ट ब्रेन आपका काम करता है, सब्जेक्टिव तो है नहीं जो आप पूरा लिखेंगे वी हैव गिवन दैट, ये सब क्या जरूरी है, जितना फास्ट ब्रेन काम करता है उतना फास्ट कैलकुलेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा से मल्टीप्लाई करके यहाँ घटा दे 0 हो जाएगा, और इसको डायरेक्ट घटा दे 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या लिख पाएंगे, बाय R3 ट्रांसफर टू R3 माइनस R1 इंटू अल्फा माइनस R2। चलिए अब यहां पर जो क्वेश्चन है, आपने R1 को कुछ नहीं किया छोड़ दीजिए, R2 को कुछ नहीं किया छोड़ दीजिए, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ भी हो गया 0, और ये कितना हो जाएगा आप में देख लीजिए, R3 का तो 0 है, R1 इंटू ए अल्फा प्लस बी, इसमें अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, सीधा इसको घटा दीजिए। ऑब्जेक्टिव को वैल्यू उतने देना है जितना वो ऑब्जेक्टिव का औकात है, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं देना है। ये देखिए माइनस बी अल्फा माइनस सी, अब देखिए कितना आया आप लोगों का, माइनस ए अल्फा स्क्वायर माइनस 2b अल्फा माइनस सी, माइनस कॉमन कर देंगे, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी, इरॉप कर लीजिए, और उसमें कचरा मत कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्या किए हम लोग, R1 में अल्फा से मल्टीप्लाई करके R3 में माइनस कर दिए, और R2 को सीधा घटा दिए। और देखिए जो आप इंट्रांस लेवल का पढ़ाई करते हैं तो बोर्ड एग्जाम वाले की तरह टोयाने वाला है, तो ऐसा मत पढ़िए, थोड़ा सा इसमें दिमाग को कॉन्शियस करिएगा, टाइम उतना आपको थोड़ी न देगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, और फालतू कैलकुलेशन एक वर्ड नहीं करेंगे। कितना आ गया हम लोगों को यहाँ पर, तो माइनस ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, इससे 0 हो गया, इससे 0 होगा, केवल ये बचेगा, तो माइनस ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी बचेगा कितना, तो ये हो गया AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जरा गौर कीजिएगा आप लोग, अब हम लोगों को यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है, ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2b अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया a इंटू सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जानते हैं बहुत स्टूडेंट ने यहाँ तक आके भी उसको ऑप्शन न दिखाई पड़ेगा, और ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है मोर देन 1 चॉइस वाला है, एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं। तो चलिए हम इस आंसर को क्यों देखें, हम जो जानते हैं उस पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। अच्छा अब देखिए कि इतना सॉल्व होने के बाद जरा देखते हैं कि क्या यही ऑप्शन है हमारा, तो गौर से देखिएगा, ए बी सी ए पी में है, तो ये गलत हो गया। अब विद्यार्थी कहा कि सर आप भगत जी हैं, से आप भगत जी हैं जो देखते बुझ गए, गलत हो गया। तो एपी में यदि होता, तो एपी में होता तो होता बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। कहीं दिखाई पड़ रहा है पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, आप बताइए कहीं दिखाई पड़ रहा है? इसका मतलब है कि ऑप्शन 1 गए, ऑप्शन 1 सही नहीं है, गलत हो गया ए ऑप्शन। अच्छा ठीक है, जरा ऑप्शन बी पर विचार करते हैं। ऑप्शन बी क्या लिखा, ए बी सी आर इन जीपी, तो जीपी में होता है, चेक कर लीजिए, तो जीपी में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है। तो जीपी में b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी,
तब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, मतलब ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब है कि ये मामला बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ये मामला बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, एपी को ही उल्टा देंगे तो एचपी बनेगा, तो जब ये गलत हो गया तो इसके सही होने का कोई चांस नहीं बनता है। तो 4 ऑप्शन में 2 गए, 1 सही। अब ये डी जो ऑप्शन है ये आपके दिमाग को थोड़ा हिला देगा, गौर कीजिएगा। इंट्रांस लेवल से बच्चा क्यों भागता है उसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। किस टॉपिक का क्वेश्चन बना रहे हैं? डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में देख लीजिए, एपीओ लगवा लिया, जीपीओ लगवा लिया, एचपीओ लगवा लिया, क्वाड्रेटिको लगवा लेगा जो आप 10th में पढ़े हुए हैं। याद कीजिए आप लोग, आपके 10th वाले टीचर बोले होंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा हो सकता है जब वो उसको सेटिस्फाइड कर देगा। यहाँ दिखाई पड़ रहा है अल्फा एक्स के जगह फिटिंग दिखाई पड़ा, यहाँ अल्फा दिखाई पड़ा, यहाँ तो इसका मतलब है कि अल्फा जो है, मिला लीजिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, एक्स स्क्वायर 2bx प्लस सी, इसके जगह अल्फा फिट कर दीजिए तो वो इक्वेशन 1 आ जाएगा। ध्यान से देखिए सब लोग, यहाँ x के जगह जब अल्फा डाल दीजिएगा तो इक्वेशन 1 आएगा। इसका मतलब है कि अल्फा इसका एक आंसर है। तो अल्फा जब इसका एक आंसर है तो 10th वाला पढ़ाया होगा, हम नहीं पढ़ाया, झूठा पढ़ाई नहीं करते कि सब हम ही पढ़ा दिए, झूठ फूस वाली बात है। अल्फा इसका आंसर जब है, फैक्टर अल्फा जब इसका एक रूट है, इसका मतलब है कि उसका एक फैक्टर कितना हो जाएगा? x माइनस अल्फा। बहुत विद्यार्थी कहा कि सर थोड़ा और समझाइए सर, समझ में पूरा नहीं आया। कोई बात नहीं, एक बात हमको बताइए, हम आपको थोड़ा एग्जांपल पर चलते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x और फिर प्लस 4 लीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? तो x का एक आंसर 1 आएगा और एक आंसर 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब आप उनको बताइए, जब इसको फर्स्ट इंटू लास्ट में तोड़ते हैं तो इसका एक फैक्टर x माइनस 1 आया है कि नहीं आया? तो जब अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा, बहुत स्टूडेंट कहेगा हम केना बुझेंगे सेटिस्फाइड कर रहा है, अभी x के जगह अल्फा डाल दीजिए, देखिए इक्वेशन 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जब अल्फा इसका आंसर है तो x माइनस अल्फा उसका क्या हो जाएगा? एक फैक्टर हो जाएगा। क्या लिखा है? x माइनस अल्फा इज ए फैक्टर ऑफ, कहने के लिए कि डिटरमिनेंट है। देखिए कथी कथी लगवाता है। तो यदि ट्रांस लेवल का प्रिपरेशन करना है तो सभी पूरा सिलेबस पन्ना बाय पन्ना पढ़ना होगा, ना काम चल जाएगा। हम कहिया ले रहेंगे जो बताने के लिए बउआ फलना लगो चिल्ला लगो। अब देखिए, तो यहाँ क्लियर हो गया कि इसके 2 आंसर सही है। कौन आंसर सही है? तो आपको करेक्ट आंसर दिख गया होगा। इसका मतलब है कि ए बी सी आर इन जी पी, एक करेक्ट आंसर ये है और दूसरा करेक्ट आंसर है x माइनस अल्फा इज फैक्टर ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। तो चलिए इसका आंसर क्या निकला आप लोगों को? तो आंसर आ गया B एंड D। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अब आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब आइए जरा तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। है तो एक खतरनाक लेवल क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाएगा तो बहुत सस्ता हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन में। P B A मैट्रिक्स, P एक मैट्रिक्स है कितने बाय कितने ऑर्डर का? 3 by 3 ऑर्डर का, सच दैट ऑल द एंट्रीज, जितने भी एंट्री होंगे इसके पास आर फ्रॉम द सेट इतना। मतलब क्लियर है कि P के पास जो मेंबर होना है, मतलब जो मैट्रिक्स P है उसके पास जो मेंबर होना है वो 3 ही मेंबर होना है, -1 0 या 1। तब पूछ दिया देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ P। तो पूछा तो P का मैक्सिमम डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा? तो देखिए इसमें आपको ट्राई करना होगा।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इसको ट्राई करना होगा। देखते हैं तो सस्ता, एंट्री 3 ही लेना है, -1, 0 और 1, ठीक। और 3/3 का मैट्रिक्स है, उसका मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब, हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे और सबसे बड़का वैल्यू जो होगा वही हो गया मैक्सिमम, सीधी बात है। तो देखिए इससे ज्यादा टेढ़ा था 2 नंबर क्वेश्चन, ये तो थोड़ा सस्ता है। आइए अब क्या कीजिएगा, वो पूछे हुआ मेन में ही पूछे हुआ एडवांस में, तो मन की बात है, पसंद अपना अपना। तो चलिए जरा देखते हैं हम लोग क्या आंसर आने वाला है। सॉल्यूशन करते हैं हम। P मान लेते हैं कोई जनरल मैट्रिक्स है, A B C X Y Z, कुछ भी मान लीजिए जो मन हो जाए, L M N लीजिए। हो गया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अच्छा अब यहाँ पर वो क्लियर लिख रखा है आपको। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, में सब आदमी समझदार हैं। तो y इंटू एन माइनस m इंटू जेड, फिर यहाँ पर b के लिए कितना हो जाएगा, b के लिए n इंटू एक्स माइनस l इंटू जेड, फिर प्लस c के लिए n इंटू एक्स माइनस l इंटू वाई। क्लियर है। अब देखिए जो डिटरमिनेंट आपने निकाला, अब आपके लिए ड्यूटी छोड़ रहे हैं, अब हमको जान छोड़ दो भाई। अब इसमें आपके पास आइटम देख लो, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं a x l b y m c z n, ये सब जानते हैं कहां से उठाना, यहां से उठाना। अब आप उसमें हो सकता है तो सभी के लिए आप 1 ले सकते हैं, हो सकता है तो सब के लिए -1 ले सकता है, हो सकता है तो सब के लिए 0 है। तो 0 तो छाटिए, धोखा है कि 0 मैक्सिमम वैल्यू तो हो नहीं सकता है, तो 0 को छाट के चलो। इसका मतलब है कि मामला जो चलेगा वो किस पर चलेगा, वो या तो -1 या 1 पर। तो आप उसमें डाल के चेक करिएगा। कैसे चेक करेंगे वो हिंट बता देते हैं। मान के चलो कि हमारा मन हो जाए कि नहीं, हम a का वैल्यू 1 ले, b का वैल्यू 1 ले, c का वैल्यू 1 ले, x का वैल्यू -1 ले, y का वैल्यू 0 ले, z का वैल्यू -1 ले। इस तरह से आपको चेक करना पड़ेगा वैल्यू, ठीक है। इसको चेक कीजिएगा, आंसर तो आ गया हुआ। अब खाली यही ना पता लगाना है कि बड़का कितना वैल्यू आएगा, छोटका कितना आएगा। उसी तरह से आप लोग यहाँ पर मान लीजिए कि L का वैल्यू 1 ले, M का वैल्यू 1 ले, N का वैल्यू ये चेक करना पड़ेगा। ये थोड़ा बन तो जाएगा 150 से, लेकिन लेंथी है, तो आप लोगों को दे दिए ट्राई करने के लिए। इसमें वैल्यू निकालिएगा, आंसर वहां आउट है पहले से, आएगा 4, मैक्सिमम इसका रिजल्ट आपको 4 आएगा। तो इसको आप लोग निकालिएगा। और यदि किसी बच्चे से नहीं निकल पाया तो आप व्हाट्सएप वाला जो नंबर है उस पर कमेंट कर उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब पर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। इसको हम एक सैंपल बताए हैं, ये आपके टैलेंट पर डिपेंड करता है। हो सकता है क्योंकि सेट है ना, सेट है तो आप इसमें से मेंबर सेलेक्ट करिए अपने हिसाब से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। आप सब लोग इतना तैयार करके रखिएगा, और फिर आप लोगों को जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो हम भिजवा देंगे टेलीग्राम पर, बनाते रहिएगा।